उसका लिंक मैं यहाँ वीडियो में ऊपर डाल दूँगा, तो आप वहाँ से जंप करके उसको भी देख सकते हैं, देख लीजिएगा वो वीडियो, अगर आप कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन के बारे में जानना चाहते हैं तो आज बात करेंगे हम लोग न्यूक्लिक एसिड के बारे में। जो भी हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में बात की, उनमें न्यूक्लिक एसिड सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जैव अणु है, क्योंकि यही इसी का टाइप होता है डीएनए आरएनए, जो कि बायोलॉजी में भी लोग पढ़ते हैं न्यूक्लिक एसिड के बारे में। तो न्यूक्लिक एसिड वाला टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आए, इसके लिए मैंने इसको कई पार्ट में डिवाइड कर दिया है। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, कहाँ पाया जाता है, ठीक ना, इसके कार्य क्या हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये किन किन चीज़ों से मिलके बना होता है, और जो है ये कितने टाइप का होता है। इस तरह से कुछ अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके मैं इस वीडियो में आपको न्यूक्लिक एसिड के बारे में सारी जानकारियाँ बताऊँगा। तो चलिए अभी जो जहाँ तक लिख पाया हूँ उसके बारे में बात करते हैं। पहली बात ये हो गई कि न्यूक्लिक एसिड जो है क्या होता है। तो यहाँ पे मैं बता दूँ, ये एक जैव बहुलक होता है, बायोपॉलीमर होता है, ठीक है ना। ये बहुलक क्या होता है आप जानते होंगे। बहुलक ऐसा पदार्थ होता है जो छोटे छोटे एकलकों के रिपीट होने से बनता है। एक यूनिट होता है, वही बार बार रिपीट होता है, तो आपको पॉलीमर बनता है। जैसे पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है, तो उसमें विनाइल क्लोराइड जो है बार बार रिपीट होता है, तो पॉली मतलब होता है बहुत सारा। तो ऐसे ही हमारा जो न्यूक्लिक एसिड है, ये भी एक तरह का जैव बहुलक है, मतलब ये जीवों के अंदर पाए जाने वाला बहुलक है, जीवों के अंदर बनता है न्यूक्लिक एसिड, कोशिकाओं के अंदर, ठीक है। और न्यूक्लिक एसिड अगर जैव बहुलक है, यानी कि ये पॉलीमर है, तो इसका भी कोई ना कोई मोनोमर होता होगा, एकलक होता होगा। हर एक बहुलक का कोई ना कोई एकलक होता है। जैसे पॉलीथीन का एथीन होता है एकलक, ठीक है। इसी तरीके से आपका पीवीसी का पॉलीविनाइल क्लोराइड का विनाइल क्लोराइड एकलक होता है। प्राकृतिक रबड़ जो होता है उसका एकलक होता है आइसोप्रीन। तो ऐसे ही अगर ये भी एक बहुलक है तो इसका भी कोई एकलक होता होगा, तो इसके एकलक का नाम है न्यूक्लियोटाइड। क्या नाम है? न्यूक्लियोटाइड। आई रिपीट, इसका नाम है न्यूक्लियोटाइड। ये जैव बहुलक होता है, बायोपॉलीमर होता है, जो ये न्यूक्लिक एसिड होता है, तो इसका कोई एकलक होता होगा, और इसके एकलक इकाई का मोनोमर का जो नाम है वो नाम है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड इसके एकलक का नाम है। तो अगर इसमें पॉली लगा दें तो क्या होगा? तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होगा। तो इसीलिए हम न्यूक्लिक एसिड को पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी बोलते हैं। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी इसको कहते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लिक एसिड को। और ये उच्च अणुभार का बृहत अणु होता है, धागे जैसी संरचना इसकी होती है। उच्च अणुभार का बृहत अणु, जो भी पॉलीमर होते हैं उनका अणुभार उच्च ही होता है। तो ये बातें थी कि ये असल में होता क्या है, ठीक। अब आगे बढ़ जाएं कि ये पाया कहाँ जाता है। तो कोशिकाओं में, जो कोशिकाएं होती हैं छोटी छोटी, क्योंकि जो भी बायोमॉलिक्यूल्स हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? सेल के अंदर। यानी सेल के अंदर जो मटेरियल होते हैं उन्हीं में से बहुत तरह के होते होंगे। तो उसमें से हम लोग बात किए हैं प्रोटीन के बारे में, और उसमें से हम लोग बात किए हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में, और अभी बात कर रहे हैं न्यूक्लिक एसिड के बारे में। तो ये कोशिकाओं में जो केंद्रक होता है, बायोलॉजी वाले जानते होंगे कि कोशिका के अंदर एक केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है। तो उसी न्यूक्लियस में न्यूक्लियो प्रोटीन के रूप में पाया जाता है। अब कहेंगे ये न्यूक्लियो प्रोटीन क्या है, अब मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में इसके अंदर नहीं जाना चाहता। न्यूक्लियो प्रोटीन जो होता है एक ऐसा प्रोटीन होता है जिसमें न्यूक्लिक अम्ल एक प्रोस्थेटिक ग्रुप के रूप में रहता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप के रूप में रहता है। इसके बारे में भी हम बात करेंगे आगे कि ये ग्रुप क्या होता है और ये किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो मैं बता दूं, मैं बता चुका हूं, सॉरी, कि ये पाया जाता है कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है वहाँ पर न्यूक्लियो प्रोटीन के रूप में, और न्यूक्लियो प्रोटीन के रूप में ये पाया जाता है। न्यूक्लियो प्रोटीन क्या होता है? तो न्यूक्लियो प्रोटीन एक इस तरह का प्रोटीन होता है जिसमें न्यूक्लिक अम्ल एक प्रोस्थेटिक ग्रुप के रूप में रहता है। अभी ये सब बातें क्या है, इसका स्ट्रक्चर आगे आएगा, सारी बातें समझ में आ जाएगी, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ जाए कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है, ये हमारे लिए इतना ज़रूरी क्यों है। इसको हम पढ़ रहे हैं तो इसका कार्य कुछ होता होगा ना, कि ये क्या काम करता है। तो इसके कार्य के बारे में बात करें कि क्या कार्य करता है, कार्य क्या है इसका। तो देखिए, इसका दो तरह का कार्य है, मतलब कई तरह का कार्य हो सकता है, लेकिन दो मुख्य कार्य हैं। एक कार्य ये है
कि ये प्रोटीन संश्लेषण के लिए आदेश पुस्तिका के रूप में कार्य करता है, यानी प्रोटीन के संश्लेषण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रोटीन संश्लेषण का मतलब प्रोटीन को बनाने में, तो प्रोटीन को संश्लेषित करने में ये आदेश पुस्तिका के रूप में कार्य करता है। आदेश पुस्तिका मतलब ये आदेश देता है कि वो फला क्लास का बच्चा है उसको वहाँ बैठाओ, वो बच्चा वहाँ है उसको वहाँ बैठाओ। तो ऐसे ही प्रोटीन को सिंथेसिस करने के लिए ये आदेश पुस्तिका के रूप में कार्य करता है। और दूसरा जो इसका कार्य है, ये आनुवांशिक सूचनाओं को पैतृक कोशिका से नई कोशिका में भेजने के लिए जिम्मेदार होता है न्यूक्लिक एसिड का। इस पे एक क्वेश्चन भी आता है बहुत अच्छा सा, मुझे याद आ गया है, उसको बोलते हैं प्रतिकृतिकरण। क्या बोलते हैं? प्रतिकृतिकरण। प्रतिकृतिकरण भी एक क्वेश्चन ये आया हुआ है बोर्ड में। प्रतिकृतिकरण क्या है? बायोलॉजी वाले इसको जानते होंगे, प्रतिकृतिकरण अथवा इसको द्विगुणन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? द्विगुणन। प्रतिकृतिकरण अथवा द्विगुणन मतलब जब कोशिका विभाजन होता है, सेल डिवीजन होता है, तो ये जो है ये न्यूक्लिक एसिड ये डीएनए और आरएनए के रूप में पाया जाता है। तो जो डीएनए है वो अपने आप को दो बना लेता है, मतलब एक से दो बन जाता है, अपने ही जैसा एक दूसरी संरचना बना लेता है। तो कोशिका विभाजन के दौरान डीएनए का अपनी ही प्रतिकृति बना लेना, ठीक है ना, कहलाता है प्रतिकृतिकरण अथवा द्विगुणन। क्या कहलाता है? प्रतिकृतिकरण अथवा द्विगुणन कहलाता है। प्रतिकृतिकरण अथवा द्विगुणन जो होता है यही चीज होती है, क्वेश्चन पूछा गया है। आनुवांशिक सूचनाओं को पैतृक कोशिकाओं से नई कोशिका में भेजने के लिए जिम्मेदार होता है और ये प्रतिकृतिकरण अथवा द्विगुणन होता है। चलिए तो अभी बात करते हैं कि ये बना किन से होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। तो चलिए अभी हम बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड के कंपोजिशन के बारे में। देखिए जैसे प्रोटीन आप पढ़ते हैं तो उसमें आपको एमिनो एसिड के बारे में पढ़ना होता है, क्योंकि प्रोटीन एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है। उसी तरीके से जब आप न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ रहे हैं, न्यूक्लिक अम्ल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आपको न्यूक्लियोटाइड के बारे में पढ़ना होगा, क्योंकि पहले ही मैं बता चुका हूँ, अभी बताया हूँ कि न्यूक्लियोटाइड इसका मोनोमर होता है। न्यूक्लिक एसिड एक पॉलीमर है और इसका मोनोमर क्या है? न्यूक्लियोटाइड। तो हम यहाँ न्यूक्लियोटाइड यानी एक स्ट्रक्चर के बारे में, बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे जिनसे मिल के ये पूरा न्यूक्लिक एसिड बनता है, क्योंकि एक जैव बहुलक है, बायोपॉलीमर है। तो अभी हम बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड की, मतलब न्यूक्लियोटाइड की, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड ही एकलक है जिससे मिलके बहुलक न्यूक्लिक एसिड बना है। तो जो हमारा न्यूक्लियोटाइड होता है वो मेनली तीन चीज़ों से मिलके बना होता है। इसमें एक होता है फॉस्फेट ग्रुप, और एक होती है शर्करा यानी कि शुगर, और एक होता है बेस। इन तीनों के बारे में बारी बारी से मैं बता रहा हूँ और थोड़ी बहुत बातें हैं जिससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा बहुत सारी चीज़ों को याद करने में। तो मैं बता रहा हूँ कि न्यूक्लियोटाइड में ये तीन चीज़ें होती हैं। एक होता है फॉस्फेट ग्रुप, और एक होता है शर्करा यानी कि शुगर, और एक होता है बेस, और वो इस तरीके से जुड़े होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं शुगर की, क्योंकि ये अलग अलग होती है तो इसीलिए जो है न्यूक्लिक एसिड भी अलग अलग टाइप का हो जाता है। तो सबसे पहले बात करें शुगर की या शर्करा की, तो जो हमारा न्यूक्लियोटाइड में शुगर या शर्करा होती है वो पेंटोज शर्करा होती है। पेंटोज शर्करा मतलब जैसे ग्लूकोज को हेक्सोज कहते हैं ना, क्योंकि उसमें 6 कार्बन होता है, तो इसमें 5 कार्बन होता है, इसीलिए इसको पेंटोज शर्करा बोलते हैं। जैसे देखिए इसमें ये जो आपका बीच वाला था, एक यहाँ पे कार्बन, एक यहाँ पे कार्बन, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और 5वां यहाँ पे इस रिंग से बाहर होता है, यानी टोटल इसमें 5 कार्बन होते हैं, और यहाँ ऊपर एक ऑक्सीजन होता है, इसीलिए इसको पेंटोज कहते हैं। तो जो भी हमारा न्यूक्लियोटाइड में, मतलब न्यूक्लिक एसिड के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड होता है उसमें जो भी हमारी शर्कराएं यानी कि शुगर पाई जाती हैं, पेंटोज पाई जाती हैं, पेंटोज शर्कराएं होती हैं, जो भी शर्कराएं पाई जाती हैं वो पेंटोज शर्कराएं होती हैं, यानी कि 5 कार्बन वाली शर्कराएं होती हैं। और शर्कराएं ये क्या होती हैं, तो इसके बारे में आप लोग जानते हैं कि शर्कराएं क्या होती हैं। शर्करा मतलब शुगर मतलब कार्बोहाइड्रेट, मतलब कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, जो कि आप पहले पढ़ चुके हैं। तो इसमें आप देखेंगे तो इसके हर एक कार्बन से OH या H ऐसे जुड़ा होगा,
तो यहाँ कार्बन से OH H जुड़ा है, यहाँ कार्बन से H और यहाँ H ही बस जुड़ा है। अभी मैं बता रहा हूँ कि यहाँ H ही बस जुड़ा है, तो इसका क्या मतलब है। ऐसे इस कार्बन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा है, ऐसे इस कार्बन से हाइड्रोजन, और इस कार्बन से अगले वाले से OH जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से जो है पॉलीहाइड्रोक्सी माने बहुत सारा OH ग्रुप हो या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन हो, तो उसको हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। और कार्बोहाइड्रेट में ही शर्कराएँ आती थी, और ये 5 कार्बन की शर्कराएँ हैं, इसीलिए इनको पेंटोज कहते हैं। ग्लूकोज 6 कार्बन का होता था। तो ये आपका है। अब इसमें मैटर ये है कि जो हमारा न्यूक्लिक एसिड है, जिसको जो न्यूक्लियोटाइड से बना है, उसमें 2 तरह की शर्कराएँ होती हैं, और इन शर्कराओं में एक को हम बोलते हैं डीऑक्सीराइबोज और एक को बोलते हैं हम लोग राइबोज। डीऑक्सीराइबोज में क्या होता है, ऐसे नंबरिंग करते हैं क्लॉकवाइज, जैसे जैसे घड़ी चलती है इधर से ऑक्सीजन को छोड़ के, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां कार्बन है। तो जो दूसरा कार्बन है वहाँ पे हाइड्रोजन बस होता है, ऑक्सीजन नहीं होता है, तो इसको डीऑक्सीराइबोज कहते हैं। डीऑक्सी मतलब ऑक्सीजन को हटा दिया, जैसे हाइड्रेशन मतलब क्या होता है, पानी, तो डिहाइड्रेट मतलब क्या हुआ, पानी को हटा दिया। तो वैसे ही डीऑक्सी मतलब ऑक्सीजन को हटा दिया, ऐसा शर्करा, ऐसा राइबोज, ठीक ना। तो ये डीऑक्सीराइबोज होता है, क्योंकि यहाँ पे जो है ऑक्सीजन नहीं रहता। और वहीं अगर आप राइबोज में देखेंगे तो यहाँ पे दूसरे वाले कार्बन में भी OH है और तीसरे वाले में भी OH है, लेकिन इसमें सिर्फ दूसरे वाले में H है और तीसरे वाले में OH है। सिर्फ तीसरे वाले में OH है, दूसरे वाले में सिर्फ H है। तो ये आपका डीऑक्सीराइबोज है और ये आपका राइबोज है। और ये शर्कराएं अलग अलग पाई जाती हैं न्यूक्लियोटाइड में। किसी न्यूक्लियोटाइड में ये जो शुगर है वो डीऑक्सीराइबोज हो सकता है, और किसी न्यूक्लियोटाइड में ये जो शुगर है वो राइबोज हो सकता है। इसी बेस पे ये जो हमारा न्यूक्लियोटाइड है ये 2 तरह का होता है, एक को बोलते हैं DNA और एक को बोलते हैं RNA। तो DNA में आपका डीऑक्सीराइबोज शुगर पाया जाता है और RNA में आपका सिर्फ राइबोज शुगर पाया जाता है। और ये 5 कार्बन वाले शुगर हैं जो मैं बता रहा हूँ। शुगर मतलब कार्बोहाइड्रेट, मतलब कि जो है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, जो कि पिछली वीडियो में आप लोगों ने देख ही चुके हैं आप लोग, ठीक ना। तो ये है DNA और RNA में पाए जाने वाली शर्कराएं या शुगर। DNA में डीऑक्सीराइबोज पाया जाता है और RNA में राइबोज पाया जाता है, ठीक ना। तो ये बात थी शर्कराओं की, जो कि न्यूक्लिक एसिड में न्यूक्लियोटाइड के अंदर पाई जाती हैं। अब एक और बात है, इसमें एक फॉस्फेट ग्रुप भी होता है, जो कि ऐसे शुगर से ऐसे यहाँ साइड में जुड़ा होता है। तो ये फास्फेट ग्रुप में क्या होता है, तो फास्फेट ग्रुप में एक फास्फोरस होता है और यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है, और यहाँ पे 4 ऑक्सीजन ऐसे जुड़ी होती है, 3 ऑक्सीजन, 1 2 और 3, और यहाँ चौथी ऑक्सीजन होती है। तो जो चौथी ऑक्सीजन होती है वो डबल बॉन्डेड होती है। बाकी ये तीनों ऑक्सीजन में माइनस वाला चार्ज होता है, तो यहाँ हाइड्रोजन आ जाता है, यहाँ हाइड्रोजन आ जाता है, और इस वाली ऑक्सीजन का जो चार्ज होता है मतलब इससे जो है वो इस कार्बन से जुड़ जाती है, जो यहाँ पे ये कार्बन होता है। तो इस तरह से एक फास्फेट ग्रुप होता है। हमारे न्यूक्लियोटाइड में शुगर होती है और फास्फेट ग्रुप इस तरह का होता है। अभी मैं स्ट्रक्चर जब बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा। तो ये फास्फेट ग्रुप है। अब हम बात करेंगे कि ये बेस क्या होता है इसके बारे में। तो चलिए मैं इसको मिटाता हूं, तब मैं आपको बेस के बारे में बताता हूं। आई होप बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो चलिए, मैंने आपको बताया कि जो न्यूक्लिक एसिड है उसमें जो न्यूक्लियोटाइड है वो मेनली 3 चीज़ों से बना है। मेनली क्या मतलब, वो 3 चीज़ों से बना होता है। कौन कौन सी चीज़ों से, मैंने बताया कि एक फॉस्फेट ग्रुप होता है, एक शुगर होता है मतलब शर्करा, और एक नाइट्रोजनस बेस होता है। मतलब ये बेस कहते हैं या नाइट्रोजनस बेस कहते हैं क्योंकि इसमें नाइट्रोजन होता है और एक रिंग बनाया होता है नाइट्रोजन, तो इसको नाइट्रोजनस बेस कहते हैं। तो इन 3 चीज़ों से मिलकर न्यूक्लियोटाइड कोई भी बनता है, और जिस न्यूक्लियोटाइड के आपस में जुड़ने से पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनता है, यानी कि न्यूक्लिक एसिड बनता है। तो मैंने आपको फास्फेट का स्ट्रक्चर दिखाया और मैंने आपको शुगर का स्ट्रक्चर दिखाया कि डीऑक्सीराइबोज और राइबोज 2 तरह की शुगर होती है। RNA में राइबोज होती है और DNA में डीऑक्सीराइबोज होती है। तो अभी बात करते हैं कि ये बेस क्या होता है और ये कितने तरह का होता है। तो जैसा कि मैंने बताया, बेस जो होता है वो नाइट्रोजन के द्वारा बना हुआ एक रिंग होता है, ठीक ना। 2 कंपाउंड होते हैं, एक का नाम है प्यूरिन और एक का नाम है पिरीमिडीन, सॉरी, एक का नाम प्यूरिन है और एक का नाम है पिरीमिडीन। तो प्यूरिन के डेरिवेटिव से, मतलब इसमें कुछ बिगाड़ के उल्टा पुल्टा करके
प्यूरीन के डेरिवेटिव से 2 तरह के बेस बनते हैं जो पाए जाते हैं, और पिरिमिडीन के डेरिवेटिव से 3 तरह के बेस बनते हैं जो पाए जाते हैं न्यूक्लियोटाइड में। तो उसके बारे में मैं बता दूं, प्यूरीन जो होता है ये 2 रिंग आपस में मिली रहती है। इसमें से एक पिरिमिडीन ही है जो ये होती है, और दूसरा इमिडाजोल एक होता है कंपाउंड, वो आके आपस में फ्यूज हुए रहते हैं दोनों लोग, तो ये प्यूरीन बनता है। तो प्यूरीन ऐसे 2 रिंग वाला होता है, और पिरिमिडीन जो होता है ये सिंगल रिंग वाला होता है, और इनके रिंग में नाइट्रोजन होता है, तो इसीलिए ये नाइट्रोजनस बेसेज कहलाते हैं। और बेस इसलिए बोले जाते हैं क्योंकि ये नेचर में बेसिक कैरेक्टर रखते हैं। बेसिक कैरेक्टर मतलब बेस, जैसे क्षार जो होता है किसी को अपना इलेक्ट्रॉन दे सकता है, उस तरह का ये कैरेक्टर रखते हैं। अब आगे बढ़े तो जो प्यूरीन है इससे 2 तरह के हमारे बेस बनते हैं। एक का नाम है एडिनिन और एक का नाम है ग्वानिन। एडिनिन का स्ट्रक्चर ऐसा है जो मैंने लिखा है, और ग्वानिन का स्ट्रक्चर ऐसा है, यहाँ पे NH2 होता है, यहाँ पे H होता है, ये सारी चीज़ें। और देखिए एडिनिन को A से दिखाते हैं और ग्वानिन को G से दिखाते हैं, कैपिटल G से, और ये दोनों इसी के डेरिवेटिव हैं। ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी है ताकि आगे चल के हम समझ पाएँ कि DNA का स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है। तो ऐसी ही बात है। ऐसे ही पिरिमिडीन से 3 तरह के डेरिवेटिव बनते हैं। पहले वाले का नाम है साइटोसिन। तो साइटोसिन में देखिए ऐसा स्ट्रक्चर है, इसमें थोड़ा सा चेंज हुआ है, यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ गया और ऊपर NH2 आ गया और नीचे हाइड्रोजन जुड़ गया, तो आपका साइटोसिन बनता है। साइटोसिन को C से दिखाते हैं। उसके बाद पिरिमिडीन का ही एक दूसरे तरह का डेरिवेटिव है जिसको बोलते हैं थायमीन, और इसको कैपिटल T से दिखाते हैं, और इसमें थोड़ा सा चेंज आ गया है, यहाँ भी ऑक्सीजन आ गया है ऊपर, और यहाँ पे इस वाले पे CH3 जुड़ गया है, तो ये होता है थायमीन। अगर आप थायमीन का डीमेथिलेशन कर देते हैं, डीमेथिलेशन मतलब उसमें से मेथिल ग्रुप हटा देते हैं, देखिए यहाँ CH3 बस हटा देंगे तो आपको दूसरा वाला जो मिलेगा बेस, उसको बोलते हैं यूरेसिल। इसको कैपिटल U से दिखाते हैं। थायमीन और यूरेसिल में बस एक ही डिफरेंस है कि यहाँ पे मेथिल ग्रुप है और यहाँ पे मेथिल ग्रुप नहीं है, तो थायमीन के डीमेथिलेशन से आपको यूरेसिल ग्रुप मिलता है, यूरेसिल बेस मिलता है। अब एक और बात है, ये 4 तरह के बेस जो है DNA में और RNA में पाए जाते हैं। तो इनमें से अगर DNA होगा तो आपका होगा, ये दोनों तो रहेंगे ही, एडेनिन और ग्वानिन, और उसके बाद साइटोसिन और थायमीन, ये रहेगा DNA में। वहीं अगर RNA हो जाता है तो उसमें जो नाइट्रोजनस बेस होता है वो थायमीन की जगह यूरेसिल हो जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार कि जो RNA होता है उसमें थायमीन की जगह कौन सा नाइट्रोजनस बेस पाया जाता है, तो उसमें यूरेसिल पाया जाता है। और DNA और RNA में अंतर लिखते समय भी जो है थायमीन की जगह जो है ये बताया जाता है उसमें कि DNA में थायमीन नाइट्रोजन बेस पाया जाता है, जबकि RNA में थायमीन की जगह पे यूरेसिल पाया जाता है। कुल मिला के 5 नाइट्रोजनस बेसेज हैं, यहाँ पे जो हैं 2 हैं और 3 यहाँ पे हैं, लेकिन 4 ही पाए जाते हैं। अगर वो DNA होगा तो ये दोनों और ये दोनों पाए जाएंगे, और RNA होगा तो थायमीन नहीं पाया जाएगा, उसमें इन तीनों के अलावा थायमीन की जगह पे यूरेसिल पाया जाएगा। तो ये नाइट्रोजनस बेसेस थे। अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि कैसे कोई फास्फेट, शुगर और नाइट्रोजनस बेसेज आपस में जुड़ के एक न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, उनका स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाता हूँ। फिर मैं बताता हूँ कि कैसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलके पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, और फिर मैं दिखाऊंगा कि कैसे एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन दूसरे पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ती है तो DNA का स्ट्रक्चर बनता है। यही बातें हमको सीखनी है, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। और बातें थोड़ी जटिल लग रही होंगी, लेकिन टेंशन ना लीजिए, इसको ऐसे ही पढ़ना है तो इसको ऐसे ही आप लोग समझ लीजिए, ये सब चीज़ें रट लीजिएगा। मैं इमेज नहीं बना पाता हूँ बढ़िया से, तो बहुत मुश्किल से इसको बनाया हूँ किसी तरीके से, और मैं पहले इसलिए बना ले रहा हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो, नहीं तो इसको यहाँ पे बनाने लगूँगा पढ़ा के ऐसे बताते समय तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, मेरे लिए बहुत ज़्यादा डाटा और प्रॉब्लम हो जाएगी, और उसको अपलोड करना, एडिट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए अभी हम देखेंगे आगे की बातें, इसको मैं मिटा देता हूँ। चलिए, तो मैंने बताया कि आपको एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर 3 कंपोनेंट होते हैं। क्या क्या होता है? मैंने बताया कि एक शुगर होता है, एक फॉस्फेट ग्रुप होता है और एक नाइट्रोजनस बेस होता है।
ये 3 चीज़ों से मिलके एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। इसका ये कैसे जुड़ता है इसके बारे में मैंने यहाँ थोड़ा सा लिख रखा है। देखिए, एक जो शुगर होती है उसमें जो पहला वाला कार्बन होता है, आप जानते हैं ना यहाँ ऑक्सीजन होता है, तो ये जो पहला वाला कार्बन होता है वो जो नाइट्रोजनस बेसेज होता है उसके पहले वाले नाइट्रोजन से जुड़ा होता है। तो पहला वाला कार्बन ये नाइट्रोजनस बेसेज के पहले वाले नाइट्रोजन से जुड़ा होता है। ये सब क्या है अभी पीछे मैं बता चुका हूँ कि नाइट्रोजनस बेसेज क्या होता है। थाइमीन होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है, एडेनिन होता है, यूरेसिल होता है। तो यहाँ पे अगर ये पिरिमिडीन वाला है, नाइट्रोजनस बेसिस जो है अगर ये पिरिमिडीन वाला है जिसमें एक ही रिंग होती है, तो उसमें सबसे नीचे जो नाइट्रोजन होगा वो पहले नंबर का नाइट्रोजन होगा। तो उस पहले नंबर के नाइट्रोजन से आपके शुगर वाले में से पहला वाला जो कार्बन होगा, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन होता है और क्लॉकवाइज गिनते हैं, तो ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन और ये वाला पांचवा कार्बन होता है जो ऐसे यहाँ पे लास्ट में निकला रहता है। ये फास्फेट ग्रुप जो है ये साइड में आके इस कार्बन से जुड़ता है, यहाँ एक कार्बन और है। तो यानी कि पहले वाले कार्बन से पिरिमिडीन वाला अगर नाइट्रोजन बेस है तो उसके पहले वाले नाइट्रोजन के बीच में ये बॉन्ड बनता है और ये इस तरीके से नाइट्रोजनस बेसेस जो होते हैं शुगर से जुड़े रहते हैं। इस बॉन्ड को ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं, जो कि एक तरह का कोवैलेंट बॉन्ड होता है। ये इनके बीच में जो बॉन्ड बना होता है इसको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। अब मैं बहुत ज़्यादा शायद डिटेल में जाने लग रहा हूँ जो कि एग्जाम में नहीं आएगा, तो फिर भी मैं जानकारी के लिए बातें जो रास्ते में आ रही बता दे रहा हूँ। हम लोगों को डीएनए का स्ट्रक्चर थोड़ा सा देखना है, उसके बाद काम इसका ख़त्म कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे जो कार्बन है और यहाँ पे जो पहला वाला नाइट्रोजन, जिसको नाइट्रोजन को 1 नंबर देते हैं और कार्बन को 1 नंबर, इनके बीच में एक बॉन्ड बनता है कोवैलेंट टाइप का, जिससे ये आपस में जुड़े रहते हैं और इस बॉन्ड को बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसी तरीके से अगर कार्बन की बात करें तो ये आपका दूसरा कार्बन हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा और ये वाला पांचवा कार्बन हो गया। तो पांचवें वाले कार्बन से ये जो फॉस्फेट वाला ग्रुप है ये जुड़ा रहता है, पांचवें वाले कार्बन से फॉस्फेट वाला ग्रुप जुड़ा रहता है। और इस बॉन्ड को ये भी एक कोवैलेंट टाइप का बॉन्ड है और इस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं एस्टर बॉन्ड। मतलब ये एस्टर बॉन्ड होता है और ये कोवैलेंट टाइप का एक बॉन्ड होता है। तो इस तरह से फॉस्फेट वाला ग्रुप पांचवें वाले कार्बन से जुड़ा होता है और नाइट्रोजनस बेसिस जो होता है वो शुगर के पहले वाले कार्बन से जुड़ा होता है कोवैलेंट बॉन्ड के जरिए। और इस तरह से बनता है हमारा फॉस्फेट ग्रुप शुगर और नाइट्रोजनस बेसिस को मिला के एक न्यूक्लियोटाइड। इसी न्यूक्लियोटाइड के रिपीट होने से पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनता है, जो कि न्यूक्लिक एसिड है, जो कि मैं बार बार कहते रह रहा हूँ वीडियो में। ठीक है, एक और बात, अगर यहाँ पे शुगर आपका यहाँ OH और यहाँ भी OH है तो वो राइबोज शुगर हो जाएगी। तो जो बनेगा हमारा ये राइबोज शुगर हो जाएगी और तब यहाँ पे जो कई तरह के वो होंगे उनमें थाइमिन होगा, भी मैं समझा रहा हूँ, तब ये राइबोज शुगर हो जाएगी। और एक और बात है, राइबोज शुगर पाई जाती है RNA में, लेकिन अगर यहीं पे ये जो जुड़ रहा है आपका नाइट्रोजन बेसेज, अगर ये पिरिमिडीन वाला नहीं है, अगर ये प्यूरिन वाला है जिसमें 2 रिंग होती है, एक पिरिमिडीन और एक इमिडाजोल जो जुड़ा रहता है, तो ये जो जुड़ता है कार्बन, ये इमिडाजोल अभी पीछे मैं लिख के दिखा चुका हूँ कि प्यूरिन वाले में 2 रिंग होती है। तो प्यूरिन वाले में जो दूसरी रिंग होती है छोटी वाली, उसमें जो नाइट्रोजन होता है उसका 9वां नंबर पे आता है वो गिनती में। ठीक ना। अब ये सब बातें जो है IPSC नोमेनक्लेचर मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ कि यहाँ पे बताऊँ कि कैसे ये नंबर आ रहा है। तो ये बस, और आपको थोड़ी सी बात ही बस जाननी है कि अगर पिरिमिडीन रहेगा तो पहले नंबर वाला नाइट्रोजन से पहले नंबर वाला कार्बन जुड़ेगा, और अगर प्यूरिन रहेगा तो 9वें नंबर वाले नाइट्रोजन से ये पहले नंबर वाला कार्बन जुड़ जाएगा। मतलब इस नाइट्रोजन से ये जुड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ इसको लिख रखा है। और ये शुगर आपकी जो है राइबोज भी हो सकती है और डिऑक्सी राइबोज भी हो सकती है। यहाँ पे मैंने डिऑक्सी राइबोज लिखा है, राइबोज में यहाँ भी OH होता है और इस तरह से फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा रहता है और इस तरह से ये सब जुड़ करके न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक न्यूक्लियोटाइड का। अब जरा देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिख रखा है। यहाँ पे मैंने ऐसे इसको ये कार्बन और ना लिख के सीधे सीधे सिंबल से दिखाने की कोशिश की है कि मैंने एक न्यूक्लियोटाइड लिया है जिसमें एक जो है पिरिमिडीन वाला कोई जो है नाइट्रोजन बेस है जिसका नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है इसके पहले कार्बन से, और एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है इसके जो है 5वें वाले कार्बन से।
और जब ऐसे ही बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड ऐसे रहते हैं ना, तो न्यूक्लियोटाइड में ये जो आपका फॉस्फेट ग्रुप है ये अपने ऊपर वाले के तीसरे कार्बन के साथ जुड़ जाता है। ऐसे ही इसका जो फॉस्फेट ग्रुप है अपने ऊपर वाले के तीसरे कार्बन से जुड़ जाता है। ऐसे इसका जो फॉस्फेट ग्रुप है अपने ऊपर वाले के तीसरे कार्बन से जुड़ जाता है और इस तरह से एक स्ट्रक्चर बनता है, ठीक ना। ये स्ट्रक्चर जो है ऐसे बन जाता है और अगर इसमें ये जो लिखा हुआ है ये जो शर्करा है, अगर ये राइबोज शर्करा है तो ये एक आरएनए की श्रृंखला हो जाएगी। अगर इसमें राइबोज शुगर है तो ये एक आरएनए की श्रृंखला हो जाएगी। और इसी तरीके से अगर हम इसको उलट के लिख दें, मतलब इस फास्फेट ग्रुप को इस साइड कर दें, तो देखिए यहाँ पे ये फास्फेट ग्रुप मैंने इस, जैसे इसमें इस साइड है इसमें इस साइड कर दिया है, तो फिर वही कहानी हो जाएगी। ये फास्फेट ग्रुप अपने वाले तीसरे वाले कार्बन से जुड़ जाएगा, ऊपर वाले तीसरे कार्बन से, ठीक है ना, तीसरा कार्बन से हाँ जुड़ जाएगा। फिर ये जो है फास्फेट ग्रुप ऊपर वाले तीसरे कार्बन से जुड़ जाएगा और ये जो फास्फेट ग्रुप है ऊपर वाले तीसरे कार्बन से जुड़ जाएगा। और ये जो दोनों लाइनें बन रही हैं, इन दोनों लाइनों में जो नाइट्रोजनस बेसेज हैं वो एक आपस में ऐसे सामने सामने हो जाएंगे और इन नाइट्रोजनस बेसेज के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। क्या बन जाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक ना। तो ये स्ट्रक्चर होता है डीएनए का। यदि ये शुगर जो है डीऑक्सीराइबोज है तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगा डीएनए का, ठीक ना। और क्या मैं बातें बता सकता हूँ इसमें? देखिए यहाँ पे जो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना है इसके लिए एक नियम होता है। नियम ये होता है कि हमेशा एडेनिन जो है वही बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन वाला थायमीन के साथ। एडेनिन हमेशा थायमीन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, हाँ, और ग्वानिन जो है वो साइटोसिन के साथ बनाएगा। एडेनिन थायमीन के साथ बनाएगा और ग्वानिन साइटोसिन के साथ बनाएगा। या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है, थायमीन बना लेगा एडेनिन के साथ या फिर बना लेगा साइटोसिन ग्वानिन के साथ बना लेगा। तो इस तरह से ये बॉन्ड बनाने का नियम। और जब भी एडेनिन थायमीन से बनाता है तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है और ग्वानिन साइटोसिन के बीच जब बॉन्ड बनता है तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। ये बातें, ये सब क्वेश्चन हो सकता है लेकिन शायद बड़े लेवल का होगा, इसमें आना मुश्किल है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ बीच में आया। तो एडेनिन थायमीन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ग्वानिन साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। और ये नियम है कि हमेशा एडेनिन ही थायमीन या थायमीन ही एडेनिन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। एडेनिन हाइड्रोजन बॉन्ड साइटोसिन के साथ नहीं बना सकता या ग्वानिन हाइड्रोजन बॉन्ड थायमीन के साथ नहीं बना सकता। एडेनिन, ग्वानिन, थायमीन या साइटोसिन ये सब क्या है? तो ये सब नाइट्रोजनस बेसेज हैं, जो कि मैं पहले ही अभी इसके पहले बताया हूँ कि देखिए ये सब नाइट्रोजनस बेसेज होते हैं और नाइट्रोजनस बेसेज इस तरीके से शुगर से जुड़े होते हैं। तो इस तरीके से बन जाता है और ये हमारा स्ट्रक्चर हो जाता है डीएनए का। तो मैं बता दूं कि ये आपका छोटा सा जो है वो न्यूक्लियोटाइड है और ऐसे बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड मिलता है। तो ये एक जो लाइन है ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड है और पॉलीन्यूक्लियोटाइड को ही न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, जो कि डीएनए या आरएनए होता है। अगर डीएनए की बात करेंगे तो इसमें 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड की जो होती है वो चेन होती है और जिनमें आपस में जो नाइट्रोजनस बेसेज हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए जुड़े होते हैं। तो ये आपके डीएनए का स्ट्रक्चर हो गया। इसको जब ऐसे बनाते हैं ना कई बार लैडर मॉडल से, तो ऐसे इसको ऐसे सीढ़ी की तरह बना देते हैं ऐसे डीएनए को। यहाँ पे देखिए मैं बता चुका हूँ कि मेरा इमेज वाला बहुत दिक्कत है। अब ये जो सीढ़ी वाली बात है, सीढ़ी की तरह ऐसे बना देते हैं, सॉरी, और इनके बीच में ऐसे इनको जोड़ के ऐसे दिखाते हैं, ऐसे इनके बीच में इनको ऐसे सीढ़ी के तरह लैडर से इनको ऐसे दिखाते हैं। तो देखिए भाई ये जो लाइन है सीढ़ी वाली, सीधे सीधे रेलिंग जो है, ये रेलिंग होती है शुगर और फास्फेट वाली, शुगर और क्योंकि ये लाइन शुगर और फास्फेट वाली है और बीच में ये जो ये डंडे हैं ये डंडे का काम कर रहे हैं। तो बीच में होता है आपका एडेनिन और थायमीन, बीच में होता है ग्वानिन और साइटोसिन, बीच में होता है एडेनिन और क्या थायमीन, ठीक है ना, बीच में होता है साइटोसिन और ग्वानिन, ऐसे होते हैं। तो इनको ऐसे कलर करके दिखा दिया जाता है ऐसे। तो ये जो नाइट्रोजनस बेसेज हैं इनको बीच में डंडे के रूप में दिखाया जाता है और इनको जो है दिखाया जाता है जो साइड वाले हैं शुगर और फास्फेट ग्रुप
रेलिंग के रूप में। तो इस तरह से लैडर मॉडल से दिखाते हैं। एक और मॉडल है डीएनए का जो ऐसे सांप वाला मॉडल होता है, तो उसको मुझे बनाने नहीं आता है, लेकिन उसके बीच में भी ये जो लैडर है वो ATGC ऐसे करके जुड़ा रहता है, तो उसको बीच में ऐसे लिख देते हैं। तो ये स्ट्रक्चर था डीएनए का और ये थी बातें इसकी। आई होप बातें समझ में आई होंगी। तो चलिए, अब तो मेरे पास टाइम है नहीं कि मैं और बहुत सारी बातें आपको बताऊं, और भी इसमें अच्छी अच्छी बातें हैं, लेकिन इतने से आपका काम भी हो जाएगा। आपको इससे ज़्यादा कुछ और नहीं जानना है। और अब हम लोग एक वीडियो और बनाते हैं।